अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हम बात करेंगे जनाब कुछ करप्शन यानी बदउनवानी की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट आई है साल 2020 की, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जो करप्शन से मुतल्लिक लोगों का तासुर है उसमें इजाफा हुआ है। यानी लोग समझते हैं कि करप्शन में इजाफा हुआ है इस साल। अब ये तासुर क्यों है लोगों का, क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ की तर्जुमानी करता है? अपने एनालिस्ट से हमें यही जानना है। थोड़ी डिटेल्स अगर आपको बताएं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक, तकरीबन 180 ममालिक है, उनका जायज़ा लिया और इसने मुख्तलिफ ममालिक में सर्वे किया। उसका भी हम पूरा अपने एनालिस्ट से जानेंगे कि कितना क्रेडिबल होता है ये। तो उसमें ये बात सामने आई कि पाकिस्तान का 124वां नंबर है जनाब। अब 2019 में पाकिस्तान 120 नंबर पर था। तो इस तरह से बदतरी में पाकिस्तान ने 4 रैंक इजाफा हुआ है। ये इजाफा क्यों है? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान तो बड़े करप्शन को लेके सीरियस हैं और कहते हैं कि जी हम बदउनवानी का खात्मा करेंगे, और साथ ही साथ नैब भी इससे मुतल्लिक बड़े दावे करता है। खैर, इसके ऊपर वज़रा का भी कुछ बयान आए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं कि मुल्क में करप्शन में इजाफे के तासुर क्या है और क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ की तर्जुमानी करता है। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, शहजाद इकबाल साहब, मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। वैसे तो आप ये सर्वेज और रिपोर्ट्स को नहीं मानते, लेकिन ये जो ख़ास तौर पर आई है रिपोर्ट, क्या समझते हैं, क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ की तर्जुमानी करते? मैडम शेख कई मरतबा इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं इस बात पर, और ये बिल्कुल सही बात है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तो अब बताया है, हम तो खप खप के मर गए हैं कि सिंध बलूचिस्तान छोड़ें, केपी और पंजाब की सूरत हाल देख लें। इवन केपी, जहां इमरान खान साहब ने झंडे गाड़े थे और जिनकी बदौलत फिर वफाक में जीता, मरकज़ में जीता, वहाँ महकमों का क्या हाल है और वहाँ कौन कौन फ्रंट मैन हैं और वहाँ क्या क्या लोग दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। मैडम शेख, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अब बताया है। कायदे इनकलाब इमरान खान 6 माह पहले कह चुके थे कि मुझे मियाँ वाली और लाहौर के लोगों ने बताया है कि करप्शन बढ़ गई है। ये बयान आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। कायदे इनकलाब इमरान खान को कम अज़ कम 7 काबीना इजलासों में वज़ीरों ने बताया है कि सर करप्शन बढ़ गई है, दिहाड़ीदार ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और कायदे इनकलाब को इत्तेहादी भी बता चुके हैं कि करप्शन बढ़ गई है। मैडम शेख, चंद एक को छोड़कर जो अभी भी हर सिस्टम में, हर मुल्क में, हर जगह कुछ पागल लोग, कुछ बेवकूफ़ लोग, कुछ ईमानदार लोग होते हैं। बाकी चंद एक को छोड़कर वही ईमानदार है जिसे मौका नहीं मिल रहा, और या जो बुज़दिल है, डर रहा है किसी वजह से। दुकानें खुली हुई हैं चारों तरफ, दुकानें। पहली हुकूमतें होती थी होल सेल वाली, यानी वो बाहर के मुल्कों में बड़े कमीशन, बड़े कट, बड़ा सारा कुछ। यहाँ ये दुकानें हैं छोटी छोटी परचून की, थोक की दुकानें, और काम कर रहे हैं। किसी महकमे में चले जाएं मैडम शेख, आप अपने चेहरे पे मास्क लगा के, कोरोना है वैसे भी, किसी महकमे में चले जाएं, हर सीट के रेट हैं, हर ओहदे के रेट हैं, हर काम के रेट हैं। ये क्यों है? अब ये सवाल है कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि जिन्होंने करप्शन रोकनी थी वो करप्शन कर रहे हैं। दूसरा इस वजह से है कि नालायक और नाअहल टीम है। तीसरा इस वजह से है कि हुकूमती रिट नहीं, जजा सज़ा नहीं। अगर अद्वियात वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाता, आटा गंदम वाले ना आते। आटा गंदम वालों को पहुंचा दिया जाता, चीनी वालों को जुर्रत ना होती। चीनी वालों को अंदर कर दिया जाता तो पेट्रोल वाले ना होते। पेट्रोल वालों को अंदर कर दिया जाता, ये महकमों में करप्शन ना होती। लोगों को पता है इमरान खान साहब अकेले बयानात देते रहेंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सुल्तान राय साहब की फिल्में बढ़कें चलती रहेंगी, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन कोई नहीं है। और सब दिहाड़ीदार आ गए हैं मैडम शेख। पता है पहला और आखिरी सबको पता है। कई इनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनका पहला चांस है और आखिरी चांस है। मैडम शेख, मैं नहीं कहता अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरी दुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ज़रा इस हुकूमत को लेफ्ट राइट होने दें। ऐसी ऐसी कहानियाँ निकलेंगी कि आप दंग रह जाएंगी। ठीक है, मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये जो तासुर है ये सही है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली चीज़ ये कि मैंने पिछले दिनों भट्टी साहब से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ कुछ
कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मैं किसी भी सिंध के महकमे में गया, कोई एक ऐसा महकमा और एक ऐसा अफसर नहीं मिला जो मुझे सही मानों में चीज़ें बता सके। और उसकी वजह यह है कि इतनी डीप रूटेड है कि जो सबसे ईमानदार आदमी होता है ना, वो सिर्फ दराज खुली रखता है। वो कहता है कि जी मैं हाथ से नहीं लेता रिश्वत, जो दराज में रख जाए बस ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं और इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब सोच ही नहीं सकते किस लेवल की करप्शन है। ज़ाहिर है भट्टी साहब पंजाब में रहते हैं, वो पंजाब के बारे में बेहतर बता सकते हैं। एक पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक अफसर का हाल ही में कराची ट्रांसफ़र हुआ, कुछ चंद महीने पहले। उन्होंने अजीब और गरीब बात की। उन्होंने कहा देखें, आप क्योंकि बड़े शहरों के लोग हैं तो आपको यहाँ की करप्शन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। कहने लगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है। बीआरटी की कुछ फाइल्स उन्होंने मुझे दी और मैं हैरान हूँ कि इन सब पे इमरान खान क्यों खामोश हैं, इन सब पे वो चुप क्यों हैं। और परसेप्शन क्यों बढ़ता है? परसेप्शन इसलिए बढ़ा है, और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है ये इसलिए है क्योंकि हर जगह लोग तो ये समझते हैं कि आपने ऐसे दावे किए हैं और नैब ऐसा नजर आ रहा है। और मैंने एक नैब के अफसर से पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि नैब पिछले 20 साल में करप्शन नीचे गई है कि ऊपर आई है? तो उसने कहा आपके सामने है, चीजें आपके सामने हैं, चलें पिछले नैब के अदवार को हटा दें। नैब ने मैक्सिमम खौफ जो पैदा हुआ है अफसर का, वो सिर्फ इसका हुआ है कि वो 2 मरतबा सोच लेता है फाइल पर दस्तखत करने से पहले कि मैं फाइल दस्तखत करूं या ना करूं। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो नैब की कस्टडी में रहे हैं कि जिन्हें सिर्फ इस वजह की सजा दी गई कि जी आपने नो क्यों नहीं की। उसने कहा जी मैं तो सबऑर्डिनेट था, मैं कैसे नो करता। तारीखी रिकवरी के हो रहे हैं ना। देखिए, तो इसीलिए कह रहा हूं ना, परसेप्शन क्यों बढ़ता है कि जब दावा ये हो कि जी करप्शन हमने बेइंतहा खत्म कर दी है, टॉप लेवल पे करप्शन खत्म कर दी है, और फिर वो आदमी ये तसव्वुर लेके डिपार्टमेंट के अंदर जाए कि यार कुछ तो चेक एंड बैलेंस हुआ होगा, और फिर वहां जाए तो उसे मनोवान वही सूरत हाल नजर आए। तो इसलिए जाहिर है वो तासुर बढ़ता है कि जी दावे तो आप बहुत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे चीजें कौन सा एक महकमा बता दें। यानी अभी मैं फवाद चौधरी साहब के भी रिएक्शन को सुन रहा था और उन्होंने ठीक कहा कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बिल्कुल है, लेकिन फेडरल के बता दें, कोई एक डिपार्टमेंट बता दें, एजुकेशन बता दें जो जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी, इंटीरियर मिनिस्ट्री बता दें, FIA बता दें, IB बता दें, कोई एक महकमा बताएं कि जी ये मॉडल महकमा है, इस मॉडल महकमे में कोई भी जाएगा और अगर किसी ने किसी से रिश्वत मांगी तो उसको हम इबरत का निशान बना देंगे। एक महकमा, ठीक है, कोई एक उसकी सब महकमा बता दे कि जहां पैसे के बगैर काम होता हो। तो इसलिए दावे जब आप ज्यादा करते हैं और ग्राउंड पे चीजें जीरो होती हैं तो फिर परसेप्शन यही बनता है कि जी ये इस वक्त भी सूरत हाल इतनी ही खराब है या शायद उससे भी ज्यादा है। ओके, मेहमद सरफराज साहिबा। देखिए लीना, मज़ा साहब ने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि तासुर की वजह तो ये है कि इस हुकूमत ने एक एक्सपेक्टेशन ये बिल्ड कर दी थी कि जैसे जब ये आएंगे तो पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो बदल जाएगा और करप्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक उनने ये तासुर दिया हुआ था कि ये करप्शन जो है ये शख्सी बुनियाद की वजह से, बजाय इसके कि ये एक सिस्टमैटिक इशू है, यानी कि ये स्ट्रक्चरल एक इशू है। तो वो वाली चीज़ उन्होंने जब इस तरीके से किया, फिर ये पिछले 2-2.5 सालों में वो चीज़ नहीं खत्म हुई। भट्टी साहब ने खैर अभी बहुत डिटेल में वैसे भी बात की। भट्टी साहब हमेशा इस शो के ऊपर कहते रहे कि पंजाब हुकूमत के अंदर जो है वो रेट्स ही बढ़ गए हैं करप्शन के, मतलब करप्शन कम क्या होनी या ख़त्म क्या होनी, वो तो रेट्स बढ़ गए हैं। आप देखें ये LNG का मसला हो, आप देखें शुगर क्राइसिस हो, वीट क्राइसिस हो, कोई और इस तरह की क्राइसिस हो, उस सब के अंदर हमने जो है सारी चीज़ ये देखी कि कोई ना कोई बेनिफिशरी है। कौन है वो हुकूमत के अंदर है, बाहर है, यानी कि कुछ वो सिस्टम तो नहीं बदला, बेनिफिशरीज हैं उसके, इसी वजह से तासुर है। अच्छा, एक चीज़ अलीना जो ये कह रहे हैं PTI वाले अभी के, गालिबन ये पिछली हुकूमतों की परसेप्शन इंडेक्स इन द सेंस कि ये डेटा जो है ये पिछली हुकूमतों का है, लेकिन अभी तक जो मेरी नज़र से गुजरा है ये 2000 सिवाय एक के उसके सोर्स के बाकी 2019 के हैं।
तो तासुर जो है, तासुर की वजह भट्टी साहब और फिर मज़ा साहब ने बताया स्ट्रक्चरल मसला है। करप्शन जो है वो एक शख्स की वजह से नहीं होता, एक ये इस वजह से नहीं कि एक हुक्मरान या एक गवर्नमेंट की वजह से, वो एक आपके सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिस तरीके का सिस्टम बना हुआ, आपने निज़ाम ठीक कर रहे हैं। और एक चीज लीना मैं कहूंगी कि ये सियासी उसमें चले गए कि इन्होंने ऑपोजिशन से क्योंकि इंतकाम लेना था या उस सारी चीज के अंदर इन्होंने फोकस कर दी, इन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस नहीं किया। अगर वो करते तो करप्शन असल में कम होती पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, शहजाद इकबाल साहब, आम फहम में अगर बात करें, वजीर आजम इमरान खान कहते थे अगर सबरा जो है वो ईमानदार होता है तो उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होता है और करप्शन खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से इस पर हम 2.5 साल से बात कर चुके हैं और अब इमरान खान साहब को भी अंदाजा हो गया होगा कि मामलात इतने सादा नहीं है जितने सादा तरीके से वो एक्सप्लेन करते थे। एक पॉपुलिस्ट उनका नैरेटिव था, दुनिया भर में देखा जाता है इसी तरीके से होता है। आजकल ये रुझान ज्यादा है, तो वो तो नहीं हो सकता कि छोटी करप्शन हो बड़ी करप्शन हो वो 90 दिन में खत्म नहीं हो सकती। दूसरा जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। साफ होगा, शफाफ होगा, हर कोई अकाउंटेबिलिटी के हक में है, होना भी चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स ये कहता है कि करप्शन नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, पुलिस में हो, आपके पार्लियामेंट में हो, यानी कि सियासतदान हो या जुडिशरी हो, ये मेरे ख्याल से ना मानने वाली बात है। तो करप्शन है, इसका खात्मा भी करना है, इससे लड़ना भी है, लेकिन एक ऐसा निजाम होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर ना जाए। और मेरे ख्याल से बड़ी मिसालें हैं, जजमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, ब्रॉडशीट उसकी एक बड़ी मिसाल है। लेकिन मैं इसी तरफ इशारा दूंगा कि ये रिपोर्ट है क्या, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दें। जो CPI है यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये तासुर पे बनता है। इसके 13 सोर्सेज हैं और पाकिस्तान को 8 सोर्सेज पर स्कोर किया जाता है हर साल, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका डेटा लिया जाता है। अब मुख्तसर बात यह है कि 8 में से 6 सोर्सेज में पाकिस्तान का स्कोर जो है वो बरकरार रहा है और 2 सोर्सेज में पाकिस्तान का स्कोर नीचे गया है। और वो क्या क्या है? एक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जिसका डेटा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से लिया जाता है और इसमें पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कम हुए हैं, स्कोर पाकिस्तान का 2 से नीचे गया। दूसरा है वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 5 से नीचे गया है और इसका डेटा लिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग से। अब ये जो एक वीडियो बनाई है शहबाज गिल साहब ने, जिसमें वो कह रहे हैं ये 2017, 18, 19 का डेटा है, खुदा के वास्ते थोड़ा सा खोल के देख लीजिए। एग्जैक्टली यही इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी पिछले साल। अब जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्सिंग में मैंने बात की है, जो जिसका डेटा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट देता है, वो डेटा है मई से लेकर अक्टूबर 2019 का, यानी कि तरीके इंसाफ की हुकूमत का ही वो दौर था। इसी तरीके से वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी का जो डेटा है वो 2019 का है। तो मुझे नहीं, और ये दोनों सोर्सेज में पाकिस्तान का स्कोर नीचे गया है, तो मुझे नहीं पता कौन सा ये डेटा बता रहे हैं शहबाज गिल साहब कि 2017 का 18 का है। ये बड़ा वाज़ेह तरीके से अगर आप जाएं, इसकी वेबसाइट खोलें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, सोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, सोर्सेज ऑफ डेटा फॉर पाकिस्तान, ये लिखा हुआ है, उसमें सारा कुछ वहां पे लिखा हुआ है कि स्कोर कहां पाकिस्तान का नीचे गया, किस तरीके से नीचे गया है। बजाय इसके कि हम इसमें एक नैरेटिव बिल्डिंग करें, हुकूमत को चाहिए संजीदगी से इसको देखें कि रूट कॉजेस क्या है। मेरे ख्याल से पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा होगा अगर वो करप्शन खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव बिल्ड करना कि नहीं ये डेटा माजी का है, मेरे ख्याल से इट डजंट वर्क एनीमोर लाइक दैट। ये सारा डेटा हमारे सामने हम रख सकते हैं, उनके सामने भी। तो इस पे काम करने की जरूरत है। हुकूमत काम करना चाहती है, चाहे वो नैब कवानीन के जरिए करे, उसको बेहतर बनाकर साफ और शफाफ तरीके से होगा, हर कोई साथ खड़े रहेगा उनके। ओके, ठीक है। बुनियादी तौर पर आपको एक वजह क्या लगती है, अगर आप देखें इसको बाद नजर में? तो देखिए, एक वजह यह है कि आज तक हमने सही मानों में अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश नहीं की। हमेशा उसमें एक सियासी पहलू शामिल रहता है और वो जब तक हम उसको शामिल रखेंगे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नजर से हम एहतसाब करने की कोशिश करेंगे, अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा तो ये मसला कभी खत्म नहीं होगा। शहजाद, इसी जो आपने तज्जिया दिया है उसी के तनाजुर में एक चीज पूछना चाह रही थी। कल जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू हुई और खास तौर पर असद उमर और नजीब हारून साहब में जो एक दूसरे को कन्फ्रंट किया, असद उमर साहब ने दावे किए कराची ट्रांसफॉर्मेशन से मुतल्लिक और फिर नजीब हारून साहब ने कहा कि आपसे झूठ बोला जा रहा है वजीर आजम। क्या ये भी कोई वजह है कि इसमें कोई हकीकत है कि वजीर आजम के आसपास जो लोग हैं उनको गलत चीजें बता रहे हैं जिसकी वजह से सही तरह आउटपुट नहीं आ रही? नहीं अलीना, वो तो मेरे ख्याल से डिफरेंट आप बात कर रही हैं, वो तो किसी हवाले से भी हो सकता है। मेरे ख्याल से उसमें करप्शन के हवाले से नहीं है। हम LNGs पे बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं, वहां पे हमें ऐसा लगता है कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो सही निशानदेही नहीं कर रहे चीजों की। इसी तरह शुगर का मामला था, कीमतों का मामला, एक्सपोर्ट का मामला, रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह है कि फेडरल हुकूमत को जो है अंदर के लोगों ने ही इंफॉर्मेशन ठीक नहीं दी। वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि पावर सेक्टर में 1.5-2 साल तक तो हमें जो भी बताया जाता था वो गलत साबित हुआ।
तो ये चीजें तो वजीर आजम खुद कह चुके हैं ना कि ये मसाइल है, हमें इंफॉर्मेशन ठीक नहीं दी जाती, बट इन दी एंड अगर आप एक गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, तो सवाल तो आपसे ही होगा, चाहे डेटा कोई गलत दे रहा है, कोई आपको मिसलीड कर रहा है, बट द बक स्टॉप्स एट यू, आप जवाब दे आखिर में। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर सवाल इसलिए उठता है ना, क्योंकि अगर फंड्स लगाने के दावे किए जा रहे हैं और एक वजीर उठ के कह रहा है, वो भी कमेटी का हेड, कि भाई नहीं लग रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है आपसे, कुछ नहीं लग रहा है, काम हो ही नहीं रहा है, तो उससे सवाल उठते हैं। अलीना वो तो सिंध हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि कराची में कोई काम नहीं हो रहा है, हम बता रहे हैं एक कमेटी बनी हुई है, वो तो मेरे ख्याल से इशारा तो उनका तो सिंध हुकूमत की तरफ है कि वो मिसलीड कर रहे हैं। अलीना देखिए, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में विफाक भी शामिल है। नहीं वफाक शामिल है, लेकिन वफाक का एक ये एतराज रहा है ना कि सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही, मिसलीड कर रही होती है। अभी आपने देखा अली जैदी साहब ने भी क्या जो एक हुआ था मीटिंग में सारा तमाशा, उनका वो तो इशारा उस तरफ है ना उनका। कराची का जो अली ना सबसे बड़ा मसला है वो ये कि इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग है कराची में। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कराची का पहले तो फॉर्मेशन प्लान बनाए, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाए। अभी जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये अभी कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि इतनी ओवरलैपिंग है। एक तरफ विफाकी हुकूमत है, एक तरफ सिंध हुकूमत है, एक तरफ शहरी हुकूमत है, एक तरफ DHA है, एक तरफ कैंटोनमेंट बोर्ड है। इनको आप जितना भी कर लेंगे, ये इस तरह के तासुर बिल्कुल जाएंगे। और ये इस लिहाज से नजीब हारून की जो ग्रीवेंसेस हैं वो दुरुस्त नजर आती हैं। जी ठीक है जी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मुल्क में तासुर बढ़ा है कि करप्शन में इजाफा हुआ है, ऐसा क्यों तासुर है, क्या ये सही तासुर है? अब मेरा ख्याल है कि जहाँ पे साथियों ने खत्म किया है वहां से शुरू करूं कि साफ चली, शफाफ चली। चंद हफ्ते पहले अपने मुसाहिबीन के साथ इमरान खान साहब जो इंतहाई गौर फिक्र में मसरूफ थे कि हालात जो हैं, जो उनकी संगीनी है, उसको कैसे उसका इजाला किया जाए, तो सबका कॉन्सेंसस ये था कि हमें लोग लाए हैं यहाँ से करप्शन खत्म करने के लिए। और अगर हमने NRO ना दिया और NRO के ऊपर इसकी पूरी शद्दोमत के साथ लोगों को बताया और हमेशा इसी चीज को लड़ाया कि आप पूरा वो 34 पॉइंट जो फारूक नाइक ने दिए थे अमेंडमेंट के लिए वो लहराते रहे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमने इनको NRO ना दिया और इनके पीछे लगे रहे, तो जो लोग जिन्होंने हमें पहले वोट दिए हैं वो हमें 2023 में भी इलेक्ट कर लेंगे। ये इमरान खान साहब की हतमी राय थी। अब देखिए, ये बात एक लिहाज से तो सही है कि जी करप्शन के बयानिए के ऊपर तो हमारा सारा निजाम इस्तेमाल किया गया है। इसमें इमरान खान साहब अकेला नहीं है। ये बेशर्मी का जो सौदा है, जो हम कहते हैं जी कि मुल्क तबाह हो गया, जी करप्शन ने मुल्क की चूल्हे ला दी, ये 1958 में अयूब खान ने इंट्रोड्यूस कराया था। उससे पहले भी हुआ था कि 1300 सियासतदान एब्डो करके कहा था कि करप्शन के ऊपर 10 साल के लिए बैन कर दी थी और 1968 में वापस आए थे। तो इससे इन्होंने पाकिस्तान के निजाम की चूल्हे हिलाई। क्योंकि वजह ये होती है कि करप्शन भी नहीं खत्म करना चाहते। उसकी करप्शन में भी वो अभी जिसको आपने टॉपिक इस पे जो डिस्कशन करेंगे कि ये करप्शन के नाम के ऊपर ये एक जो जिसको कहना चाहिए कि बदनीति के ऊपर जो निजाम इस्तेमाल होता है वो कभी किसी तरह नहीं जाता। लेकिन इमरान खान साहब के पहले अपने अल्फाज ले लें, जिसका फिर एक सरसी शहजाद साहब ने जिक्र किया है। उसने कहा जी कि वो चाइनीज प्रोवर्ब इस्तेमाल किया उन्होंने आते ही, और उन्होंने ये इंटरनेशनल किसी टीवी इंटरव्यू में भी ये 2 दफा ये इस्तेमाल किया कि फिश रॉट्स फ्रॉम हेड डाउन। तो वो जो है वो कहते थे कि अगर ऊपर वाला बंदा ठीक होगा तो जो फेलियर की जो जिम्मेदारी है, करप्शन की जो जिम्मेदारी, नालायकी की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं सर के ऊपर है, गुजारे उनके ऊपर है। चुनाच आप जो आपके सामने एक फिगर आई है कि 117 है, तो तफसील बताइए। लेकिन एक परसेप्शन है ना कि आपने बताया, जिससे तो डिफेंड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि कब की है, 2018 में 117 आपको मिला, आपने 2019 ठीक है 120 कर दिया और 124 पॉइंट हो गया। अब क्राइसिस ये है कि जी करप्शन अगर इन्हों खत्म होती, क्योंकि हमारा था नहीं मसला, जब माइटी चीफ जस्टिस जो है इलेक्शन अगवा करने के लिए नैब के साथ मिलकर मुहद्दब असल लेके पंजाब में फिर रहे थे, और ये मासूम जो नया जो हमारे नैब चेयरमैन कहते थे मैं खावर चला जाऊं, मैं कोयटा चला जाऊं, काम तो पंजाब में हुए हैं। 54 कंपनी शहबाज शरीफ किसी खंगाली, आज चीमा बेचारा 3 साल से किए, वो जो है जो उसको भूल गए हैं। फादर स्वाद की हर एक को इन्होंने अंदर किया।
नहीं नजर आई थी तो BRT नजर नहीं आई थी। मतलब कि अब मैदर साहब ने एक मिसाल दी है, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू थोड़े से जो जिसमें करप्शन के इल्जाम नहीं थे, कि BRT के ऊपर, सुनामी के ऊपर, मालन जब्बा के ऊपर, जहां किए, KP के ऊपर स्ट्रीम, किसी हमारे प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट से बता चुके थे कि KP हाउस इस्लामाबाद के अंदर 2.5-3 लाख रुपए का चाय पानी हुआ। क्या पानी होगा, शहद का पानी होगा, क्या होगा? तो 2.5-3 लाख और 2 साल को उन्होंने हमारे साथ फिगर बकायदा कागज दिखाए, तो अपने प्रोग्राम में भी, हमारे रिपोर्ट कार्ड में भी, कि जी 23 करोड़ रुपया करके खा गए। जिन्होंने ये मॉडल आपको KP में दिया था और जिससे हमने नजरें चुराई थी, देखे पाकिस्तान की तो चूल्हे ला दी। आपको भी वही लग रहा है कि ओवरऑल जो एहतसाब का निजाम है उसमें बड़ी कमजोरियां हैं और इमरान खान साहब जो उन्होंने वादे दावे किए थे उस पर पूरा नहीं उतर पाए इन 2.5 साल। तो जनाब एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा जो तासुर है बढ़ती हुई करप्शन का मुल्क में, ये ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत हद तक सही है, बल्कि कुछ ने तो कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि वाकई में करप्शन में इजाफा हुआ है और इसकी वजूहात भी बताएंगे क्या क्या है। अब इस पर काबू किस तरह से पाना है, हुकूमत को संजीदगी से इस पर गौर करना होगा। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं दूसरे सवाल के साथ। जनाब ब्रॉडशीट का मामला जिसको हुकूमत की जानिब से खासकर वजीर दाखिला की जानिब से पनामा 2 कहा जा रहा है, उसकी तहकीकाती कमेटी के सरबराह को बाकायदा मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। अब गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं। वो कहती हैं जी पनामा की जो GIT बनी उसमें ज़ाती तौर पर जस्टिस अजमत सईद मुतासिर हुए, व्हाट्सएप कॉल की, नून लीग के अरकान को बुलाकर धमकियाँ दी और मरियम ये मुतालबा करती हैं कि अगर वो कमीशन से खुद अलग ना हुए तो हक़ाइक़ सामने लाएंगे। अब इसी चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है कि क्या नून लीग और मरियम नवाज का जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर एतराज़ दुरुस्त है? यहीं के ऑप्शंस हैं भट्टी साहब। मैडम शेख बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मरियम नवाज का फेवरेट मशगला है धमकियां देना, तड़ियां लगाना। कोई मामला हो, कोई मसला हो, कोई इशू हो, झट से धमकी, पट से तड़ी। PDM जलसों में जितनी धमकियां तड़ियां लगा चुकी हैं, माशाल्लाह किताब लिखी जा सकती है। ठीक है। जस्टिस अजमत सईद साहब को इनका धमकी लगाना बनता है। जस्टिस अजमत सईद को इन्हें धमकी लगानी चाहिए थी। पता है क्यों? सुप्रीम कोर्ट में जब मरियम नवाज साहबा ने जालसाजी की तो ये जस्टिस अजमत सईद शेख साहब थे जिन्होंने मरियम नवाज के वकील से पूछा कि आपने ये जो जालसाजी हुई है इस पर कितनी कैद हो सकती है? तो उन्होंने कहा 7 साल कैद बामुशक्कत। तो उन्होंने इस जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा था कि आज तो मेरा दिल तोड़ दिया। अच्छा ये ना हो, मान लिया, चलो ये ना हो तो कौन हो? फिर कौन हो? कितना अच्छा होता अगर ये 3 नाम देते, इनमें से कुछ कहते कि ये करें। सारी लड़ाइयां मीडिया में लड़ रहे हैं, सब लड़ाइयां तजावीज कर देते। ठीक है जी साहब। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये असल मसला हमारा क्या है। हमारा मसला ये है कि जी ब्रॉडशीट के ऊपर, ब्रॉडशीट का पाकिस्तान का एक केस जो नैब का ब्रॉडशीट के दरमियान केस था, वो लंदन हाई कोर्ट के आर्बिट्रेशन जज के पास किया, जहां पे हमें $70 मिलियन जो है इस वक्त तक में लग चुके हैं। $70 मिलियन। वो कहते हैं ना कि गिलास टूटा, खाया पिया कुछ ही, गिलास टूटा 12 ने। हमें ₹1 की रिकवरी नहीं हुई। जो रिकवरी हुई है वो भी एक दिलचस्प पहलू है कि उसको भी ना जाए। अब जब ये एग्रीमेंट हुआ, जो एसेट रिकवरी जो यूनिट के साथ जो एग्रीमेंट है ARA, इस एग्रीमेंट के ऊपर आप ये देखें कि सब उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे और जो प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान है वो जो है इसके अंदर पूरी तरह गोडे गोडे मुलव्वस थे। और जिस तरीके से जनअमजद का उनका आया तो हमारे खिलाफ एक गवाह के तौर पर यूज हुए जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया। और एग्रीमेंट में क्या 2 क्लासेस थी, ये थी कि ये बताएं, जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब तहकीकात करेंगे, ये सब बातें सामने आएंगी उस कमीशन की रिपोर्ट में। क्या उनकी सरबराही में जो होंगी तहकीकात शफाफ होंगी? क्या मरियम नवाज का एतराज दुरुस्त है या नहीं? इखलाकी तौर पे तो उसमें सईद साहब को करीब ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो उनका टेंटेड रहा है कि जिस तरीके से उन्हें पनामा को भी छोड़ेंगे, पनामा के ऊपर लीग से ऊपर क्या किया। मैं कहता हूँ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं और फिर शौकत खाना के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पे है। इसके देखिए क्राइसिस ये है कि वजूदीन को क्यों नहीं करते? तरीके साहब के अंदर जस्ट वजूदीन, उनको पता है कि ऐसा कि केस जो है लीना, ये केस है हमारे नैब के खिलाफ
या कई इदारों के नाम आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए जस्टिस राइब शेख साहब को खुद ही नहीं पास आना चाहिए था इस केस के। ठीक है जी। शहजाद इकबाल साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा खास तौर पर कह रही हैं और उन्होंने कहा है कि अगर दस्तबरदार ना हुए सरबराही से तो हकायक सामने ले आएंगी, इसके ऊपर थोड़ा सा जहां तक मरियम नवाज साहिबा ये धमकियां या तड़ियां लगाती है, मेरे ख्याल से इससे तो गुरेज ही करना चाहिए। पहले भी हम सुन चुके हैं कि इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि वक्त आने पे नाम लेंगे, फिर आपने कभी नाम लिए, कभी आपने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया, फिर आपने नाम लिए, फिर धमकियां। मेरे ख्याल से इससे तो दूर रहना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन प्रिंसिपल बात यह है कि आई एम श्योर पाकिस्तान में अगर आपने कोई कमीशन बनाना है 2017 के एक्ट के मुताबिक, तो बहुत सारे अच्छे जजेस हैं जिनको आप तैनात कर सकते हैं। अगर आपके किसी लगाए हुए जज पे किसी को एतराज है, आप समझते होंगे कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के पास तमाम वो एक्सपर्टीज है और इस केस को वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवालात उठ रहे हैं, जिसमें एक ये मामला है कि वो बोर्ड पर हैं शौकत खानम के, जिसमें ये मामला है कि JIT जो तश्कील दी थी उस बेंच का वो हिस्सा थे, जिसमें अब ये मामला है कि शायद कुछ वक्त वो नैब का हिस्सा रहे, जिस दौरान ये ब्रॉडशीट से नैब का मुआहिदा था। कल वैसे मेहर बुखारी साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया कि एग्जैक्टली जिस दौरान वो थे नैब में, उस वक्त मुआहिदा हो चुका था उनके आने से पहले, और उनके जाने से पहले मुआहिदा खत्म भी हो चुका था। लेकिन लेट्स से कि जब नैब का मुआहिदा था ब्रॉडशीट से, उस वक्त उसका हिस्सा थे। तो अगर कोई ऐसी उंगलियां उठ रही हैं तो या तो साबिक जज साहब को खुद पीछे हट जाना चाहिए या हुकूमत को उस पर नजरसानी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिंपल असूल है ना, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जस्टिस होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो उनकी रेपुटेशन और उनकी क्रेडिबिलिटी पे बेशक हुकूमत को कोई एतराज ना हो, लेकिन अगर कोई उंगली उठी है, आई एम श्योर बहुत सारे अच्छे जजेस हैं अजमत सईद साहब के अलावा जो कि कमीशन को हेड कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर उनके ऊपर जो तहफ्फुजात हैं उसकी बात है, वहां तक आपको लगता है कि नून लीग का एतराज दुरुस्त है, लेकिन जो इल्जामात वो लगा रही हैं या धमकी दे रही हैं उसको आप इंडोर्स नहीं करते? अच्छा अलीना, एक जुमला प्लीज अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि आप देखें अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब जैसे लोग आकर खुद ये कहेंगे कि पनामा 2 हो जाएगा, पनामा 2+ हो जाएगा, तो ऑपोजिशन तो मुतनाजा बाद में बना रही है, हुकूमत खुद ही इस चीज को पहले ही मुतनाजा बना रही है ना, कि पहले ही आप कहते हैं कि यार अजमत सईद को अगर देखेंगे उन्होंने वॉल्यूम 10 पढ़ा हुआ है, पनामा 2 हो जाएगा। अब ये अहम नुक्ता है, शहजाद इकबाल साहब कहते हैं कि जब हुकूमत खुद आकर पनामा 2 का नाम अटैच ब्रॉडशीट जिसकी अभी तहकीकात भी होनी है, कमेटी बनाई गई है, तो शायद हुकूमत ऐसा तासुर जाता है कि खुद इसको बना रही है टेंटेड। तो जनाब अपने बाकी दोनों तज्जियाकार की राय जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब मरियम नवाज और नून लीग ने बड़े तहफ्फुजात का इजहार किया, पहले भी कर चुके हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि जो कमेटी के सरबराह है ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी के, अगर वो खुद से दस्तबरदार नहीं होते तो कुछ हक़ाइक़ सामने लाएंगी। इसी के ऊपर हम पूछ रहे हैं मरियम नवाज का इतराज़ दुरुस्त है? मज़हर अब्बास साहब, मेरा ख्याल है दुरुस्त ही नहीं, काबिल मजम्मत है। दुरुस्त नहीं है, ये काबिल मजम्मत है। ये सूट नहीं करता किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, क्योंकि ये टेंटामाउंट टू ब्लैकमेलिंग है। क्या आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? यानी अगर आप ये नहीं हुए और अगर आप इसके सरबराह हुए तो हमारे पास ये हकायक लेकर आए, अगर चाहे वो सरबराह हो या ना हो। मरियम नवाज साहिबा पे ये इखलाकी जिम्मेदारी अब आयद होती है कि अजमत सईद अगर कमीशन के सरबराह हो या ना हो, वो ये हकायक सामने लेकर आए, वरना उनको कोई भी अदालत ले जा सकता है कि जी आपने वो कौन सी चीजें जिसको आप अब तक छुपा रही हैं, और अगर फर्ज करें वो नहीं होते तो इसका मतलब है लोगों से आप वो हकायक छुपाएंगी जिनको आप हकायक कह रही हैं, और जो ऐसे हैं कि जिससे आपके बकौल कोई बड़े इंकिशाफात हैं, तो आप सिर्फ उस वजह से छुपाएंगी क्योंकि वो बनते हैं या नहीं बनते। तो ये तो काबिल मजम्मत है। लेकिन ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ना सिर्फ आप इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि आप कहते हैं अब मरियम पर इखलाकी जिम्मेदारी है कि जो भी जिनको वो हकायक कह रही है सामने लेके आए। एक मिनट न्यायी साहब, सॉरी मैं बस वक्त बड़ा कम रह गया, मुझे क्लोज करने में महमल का कमेंट लेना चाहती हूं। महमल, अलीना देखिए, जिस तरह शहजाद ने जो बात की है ना कि जो प्रिंसिपल है कि जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। तो एक जो नून लीग का एतराज़ इस हद तक बिल्कुल अपोजिशन का एतराज़ दुरुस्त है, क्योंकि एक तासुर बना है, उन्होंने जजमेंट्स दी हुई हैं जो सामने है हमारे, वो पॉलिटिकल केसेस थे, जो भी केसेस थे उनके जजमेंट्स हैं ना, उनके करियर के सामने चीज़ें, हम ये नहीं उनकी क्रेडिबिलिटी या इंटेग्रिटी की बात नहीं करें, लेकिन वो केसेस ऐसे थे। अब मसला ये है कि ये तो बेशक आप
ख्वाजा शरीफ को भी लगा देते, उनके ऊपर भी वो बात करी, अगर ये कोई और हुकूमत होती है, नून की होती, वो लगा देती उनको, तो फिर क्या पीटीआई नहीं कहती? बात जो असल में इसके अंदर अलीना ये है कि पीटीआई जो है, क्या उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि वो जस्टिस साहब को क्यों कंट्रोवर्शियल करे, क्यों मुतनाज़े करें? उन्हें पता है कि ऑपोजिशन को ये उनको लगाना पिंच करेगा, तो क्या वो ये चीज जानकर कर रहे हैं, सोच समझ कर कर रहे हैं? आपको तो भी चाहते हैं कि मतलब तनाजुर में मेरे ख्याल में मरियम का इतराज सही बारे में सोचना चाहिए, ना इसको मुतनाज़ा करें। न्याय साहब वेरी क्विकली देखिए, पहली बात यह है कि असल में हमने किसी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर खुद देख किया जो मैंने देखी है, ये हमने बताया कि धमकाए, उन्होंने कहा कि हम जैसे शहजाद ने कहा ना कि उन्हें बता देना चाहिए। इनफैक्ट आपके फॉलो में देखिए उन्होंने बताया है, साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप कॉल जो इन्होंने की है, इनफैक्ट वो उस वक्त उनका ठीक है। न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका रिबटल आ गया। मतलब ये था कि हम ये बातें करेंगे, उसके उन्होंने कर दी, कुछ छुपाए नहीं। ये जगह छा है कि ठीक है, उसके जो बताना ना वो ठीक है जी, ठीक है। हमारे पैनल में 3 तज्जियाकार इस मामले पर यह समझते हैं कि हाँ जी, नून लीग और मरियम नवाज के एतराज़ात दुरुस्त हैं। गो के शहजाद साहब एतराज़ात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खुसूसी तौर पर उससे मुतालिक हाँ को ऑप्शन लेते हैं, लेकिन मरियम ने जो ये बात कही है कि जी हकाइक सामने लाएंगी, उसको वो इंडोर्स नहीं करते। लेकिन भट्टी साहब और मजहर साहब कहते हैं कि जी नहीं, ये बिल्कुल जायज़ एतराज़ नहीं है। मजहर साहब इससे बढ़कर ये कहते हैं कि इखलाकी जिम्मेदारी है मरियम नवाज की और नून लीग की कि जो हक़ाइक़ जिसको वो समझती हैं और जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको मंजर आम पर लेके आएँ। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ।